देना चाहेंगे श्री नीलकंठ बख्शी जी को, who is a communication expert. He handles media relations and is a businessman, expert in logistics, packaging and post harvest. एक बार जोरदार तालियों के बीच श्री नीलकंठ बख्शी जी. नमस्कार दोस्तों, मुरली जी को प्रणाम। जो ये सेशन है ये बहुत इंटरेस्टिंग है आज के ज़माने में, क्योंकि लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया के ये नुकसान हैं, इससे झूठ फैलता है, फेक न्यूज़ को बढ़ावा मिलता है। बट ये सेशन एक ऐसा सेशन है जो उसकी पॉजिटिविटीज़ को भी बताना चाहेगा कि उससे हम अपनी संस्कृति को, हम अपने मंदिरों को, हम अपने धर्म को किस तरह से लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। इस सेशन में मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे साथ हमारी बहन शेफाली वैद्य। शेफाली जी के लिए ज़ोरदार तालियां हों। शेफाली जी को कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, हम सब जो देश को प्यार करने वाले हैं वो इनको भी अच्छे से जानते हैं। हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है जो आजकल बहुत छाई हुई है और नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक डेली की जो वीडियोस बन के सूचना के तौर पे जाती है, जिसको 2 विंडो वीडियो कहते हैं इंस्टा में, वो बहुत पॉपुलर है आजकल। और वैसे वो एक एंकर भी हैं न्यूज़ चैनल में, उनका नाम है शुभांकर मिश्रा। तो शुभांकर जी के लिए एक ज़ोरदार तालियां हो जाएं। शुभांकर जी को हम यहाँ इसी शर्त पे लाए हैं, ये पूछ रहे थे कि बीजेपी का प्रोग्राम है या किसी पार्टी का या किसका प्रोग्राम है ये। तो हमने बताया ये सनातन धर्म के लिए और धर्म के लिए और फैक्ट चेक के लिए, सोशल मीडिया के लिए नेशनलिस्ट सोशल मीडिया कॉन्क्लेव है। तो इन्होंने उसके बाद 1 मिनट नहीं लगाया, इन्होंने उसके बाद बोला भैया बताओ कितने बजे चलना है, मैं टिकट कराता हूँ। तो खुद इन्होंने एफर्ट करके कहा कि हम चलते हैं। और तीसरे और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स के साथ अपनी बात को रखते हैं, और सोशल मीडिया पे ऐसे लोगों की और बहुत जरूरत है, ऐसे हमारे छोटे भाई अंशुल सक्सेना जी। ताली बताती है कि अंशुल में कितनी जान है। जय श्री राम। इसी जोश की जरूरत है हर नेशनलिस्ट में, और मुरली जी और उनकी टीम का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस मौके को पूरे देश के सामने रखा कि हम सब लोग एक मंच पे आए। कल का दिन भी प्रोग्राम चला, मुख्यमंत्री जी भी आए और आज भी ये प्रोग्राम है। इस डिस्कशन को हम शुरुआत तो करना चाह रहे थे कि मॉडरेट करेंगे और इनसे चर्चा करेंगे, पर मैं चाहूँगा कि पहले हर शख्स जो स्टेज पे बैठा है वो 5 मिनट अपनी बात, अपने मन की बात, आज भी वैसे मन की बात भी थे 11 बजे, पर पता चला कि कुछ लोग यहाँ लेक्चर दे रहे थे उस समय तो निशाना कहीं नहीं है, जस्ट इंफॉर्मेशन इज शेयरिंग। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले शुभांकर मिश्रा जी से, इफ ही कैन कम एंड प्लीज एड्रेस द गैदरिंग। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मुझे बुलाने के लिए। काफी व्यस्तता थी लेकिन मौका मैं छोड़ना नहीं चाह रहा था, क्योंकि सोशल मीडिया ने मेरी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव किए हैं और सोशल मीडिया के नकारात्मक पहलू जो हैं उस पर चर्चा करने से ज्यादा बेहतर है कि सकारात्मक पहलू क्या है। तो मैंने यहाँ बैठे बैठे कुछ 2-4 पॉइंटर्स अपने बनाए जिसने मेरे जीवन में बदलाव किया, और बहुत सारे लोग जो मुझसे जुड़े थे उन्होंने भी उससे कुछ ना कुछ सीखा या सकारात्मक चीजें हुई। अब क्योंकि सनातनियों को लेकर बात हो रही है, मिडिल क्लास फैमिली में हम सब कॉलेज में जब गए तो एक मिडिल क्लास फैमिली की मानसिकता माने थे कि वो कट्टरवाद नहीं होता, उसमें हम धीरे धीरे बढ़ते गए, थोड़ा सा वेस्टर्न कल्चर की तरफ मोटिवेट होते चले गए। एक दिन एक वीडियो डाला मैंने, सुबह सुबह रुद्राभिषेक करने का वीडियो डाला था मैंने, कि ऐसे ही सुबह सुबह डाल दिया था मैंने।
थोड़ी देर बाद जब कमेंट्स पढ़ने लगा तो उसमें हजारों की संख्या में कमेंट्स थे कि आपने इतना सारा दूध क्यों बर्बाद कर दिया, इससे बेहतर होता कि किसी गरीब को आप बांट देते, वो शायद ज्यादा बेहतर था। ये पूजा पाठ जो है ये क्यों दिखावा, भगवान को दिखावा करके आप यूं क्यों करने वाले हो। मुझे समझ नहीं आया। मैं और मेरा भाई बैठकर बात कर रहे थे इस बारे में, और फिर मैंने अपने भाई से पूछा कि यार कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं जिसमें कई दूसरे धर्म के लोग थे और बड़ी संख्या में हमारे धर्म के लोग थे जो खासतौर पर कॉलेज वाली पीढ़ी के लोग थे। तो मुझे लगा कि अगर मेरे भाई के जहन में यह सवाल है, मेरे मन में यह सवाल आ रहा है और मेरे से जुड़े मेरे परिवार के बच्चों में सवाल आ रहा है, तो ऐसा हो सकता है शायद बहुत सारे लोग ऐसे हों जो ये करना चाहते हों लेकिन करने में संकोच करते हों, या उन्हें ये चीजें डालने के पहले जहन में ख्याल आता हो कि अगर ये डालेंगे तो शायद हम पर काउंटर क्वेश्चन हो जाएंगे। और जब आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हो, या आप एक टीवी चैनल से जुड़े होते हो, या एक ऐसी शख्सियत होते हो जिसकी बातें 4 लोग सुनते हैं, तो मुझे लगता है कि यह शायद आपकी जिम्मेदारियों को भी बढ़ा देता है। और उस दिन मैंने एक वीडियो बनाया जिसकी शुरुआत इस बात से थी कि बाकी धर्म के लोग सवाल उठाते हैं, ठीक है, लेकिन जो हमारे धर्म के लोग सवाल उठा रहे हैं, जिनके मन में शंका है, जिनके मन में सवाल है, जिनके माता पिता उन्हें कहते हैं लेकिन वो उनसे कहते हैं कि आप पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, उन्हें हमने जवाब दिया। और मेरा यह मानना है कि आप अपने धर्म की बात, अपनी बात को मजबूती से रख सकते हैं बिना किसी और को नीचा दिखाए। और उसका असर यह हुआ कि मैं अभी सोमनाथ मंदिर गया था, वहां के जो मुख्य पुजारी थे उन्होंने मुझे जिक्र किया, आपका वही वीडियो हमने देखा था दूध चढ़ाते हुए। मुझे उज्जैन जब पिछली बार महाकाल कॉरिडोर कवर कर रहे आया तो वहां लोग मिले और उन्होंने भी यही बात कही, और देश भर में करोड़ों की संख्या में लोगों ने उस वीडियो को देखा और उससे मेरे जीवन पर एक बड़ा सकारात्मक प्रभाव आया कि अब एक जिम्मेदारी बढ़ी है कि अपनी बातों को मजबूती से रखा जाए। उसके बाद हमने क्योंकि टॉपिक सोशल मीडिया का है, हमने शुरुआत की कि जहां पर हम जाते, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में एक बड़ी खास बात मुझे हमेशा लगती है कि हमारे भगवान जो हैं वो ऐसी जगहों पर बसे हैं जो बड़ी दुर्गम जगह है। तो एक यूथ के लिहाज से आपकी घूमने की ट्रिप भी हो जाती है, और दूसरा आप अध्यात्म से भी जुड़ जाते हैं। और सोशल मीडिया के जो इंपैक्ट का टॉपिक हमने चुना है, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। अभी केदारनाथ में प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे। केदारनाथ में आपको 6 घंटे का सफर करना पड़ता है ऊपर पहुंचने के लिए। बद्रीनाथ धाम तक गाड़ी जो है वो डायरेक्ट जाती है, लेकिन सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम में रील्स का आना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीते कुछ सालों में 6 से 7 बार वहां जाना और फिल्म के जरिए उसका प्रचार प्रसार होना। आज हालत यह है कि जिस वक्त हम वहां गए वहां -2, -3 डिग्री रात में थी, लेकिन वहां पर पैर रखने की जगह नहीं थी। तो सोशल मीडिया का इंपैक्ट बहुत सकारात्मक होता है अगर उसका इस्तेमाल जो है वो सही से किया जाए। और बीते कुछ सालों में कई उदाहरण मैंने देखे जो इस तरह से इंपैक्ट करते आए। जिस जगह से मैं आता हूं वो गोंडा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एक छोटा सा स्थान है स्वामी नारायण छपिया। हो सकता है शायद आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते हों, लेकिन आप लोग ये जानते होंगे कि दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर है जो बहुत बड़ा मंदिर है, गुजरात में अक्षरधाम मंदिर है जो बहुत बड़ा मंदिर है। हमने कोशिश की कि लोगों को यह बताया जाए कि जो स्वामीनारायण मंदिर है वो भगवान का जन्मस्थान हमारे जगह पर था। और सोशल मीडिया ऐसी चीजों में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने देखा है, मैं दीव गया था घूमने के लिए। वहां पर एक मंदिर है गंगेश्वर महादेव मंदिर, 5 शिवलिंग है और समुद्र की लहरें आती हैं, भगवान को अभिषेक करती हैं, लौट जाती हैं। 2019 में मैं वहां गया और कोरोना काल में घूमने के लिए गया था, और मैंने एक वीडियो डाला और सोशल मीडिया में लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया। बीते कुछ सालों से मैं और सर लगातार चर्चा कर रहे थे। मैंने हजारों लोगों को देखा है जो सोमनाथ जाते हैं तो वहां से थोड़ा आगे बढ़कर दीव भी जाते हैं और वहां जाकर पूछते हैं कि गंगेश्वर महादेव मंदिर कहां पर है। तो सोशल मीडिया का अगर इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए और उसको लोगों को बताने के लिए किया जाए, जैसे कल की एक खबर आई थी मुगल गार्डन, आज हम चर्चा कर रहे थे, मुगल गार्डन को लेकर हाय तौबा मची हुई है कि मुगल गार्डन जो है वो मुसलमानों के खिलाफ किया जा रहा है। क्या और भी चीजें बदली जाएंगी? लेकिन शायद ज्यादातर लोग ये नहीं जानते होंगे कि मुगल गार्डन का सीधे तौर पर रिश्ता मुसलमानों से नहीं है। मुगल गार्डन जो बनाया था वो अंग्रेजों ने बनाया था, और बनाया क्यों था? क्योंकि कोलकाता से राजधानी दिल्ली शिफ्ट हो रही थी, लुटियंस को जिम्मेदारी दी गई थी दिल्ली को सजाने की, और उन्होंने दुनिया भर के बाग का निरीक्षण किया, जिसके बाद एक बाग बनाया गया जिसमें भारतीय सभ्यता और मुगलों की संस्कृति को एक साथ दर्शाया गया था।
तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको सोशल मीडिया के जरिए हमें लगा कि अगर आप डे टू डे लाइफ में पहुंचाते हैं तो चाहे वो धर्म की हो, चाहे वो आपकी रोज जानकारी से हो, वो लोगों में जागरूकता भी पैदा करती हैं। और खास तौर पर जो नई पीढ़ी, क्योंकि बार बार हम कहते हैं भारत युवाओं का देश है, युवाओं को धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति आकर्षित करती हैं। और यहां मंच पर बैठे आप जैसे लोग जो हैं, जब इन चीजों को और बढ़ावा देते हैं तो मुझे लगता है कि धर्म की बातें जो हैं व्यापक स्तर पर बैठती हैं, पहुंचती हैं, और इसमें किसी को आप नीचा भी नहीं दिखाते हैं। तो मेरी कोशिश बस इतनी थी कि जो भी थोड़ा बहुत आंशिक योग जो है मेरा है, अपने नौकरी के साथ साथ, अपने काम के साथ, मैं अपने धर्म के प्रति, अपने परंपराओं के प्रति, संस्कृति के प्रति दे सकूं, वो मेरी कोशिश है। बाकी आप सबका सहयोग रहा तो ये जो सिलसिला है ये आगे यूं ही बढ़ता रहेगा। धन्यवाद। जो शख्स इतनी खूबी से धर्म की बात को आप सबके समक्ष रख रहे थे, वो खाली यही नहीं रख रहे थे, वो एक चैनल में काम करने के बावजूद अपनी जिन बाउंड्रीज़ के अंदर रह के भी अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे डालते हैं, ये काबिल तारीफ़ है। शुभांकर जी के लिए एक बार ज़ोरदार ताली बनती है। और अब वो शख्स जो फैक्ट मैन है हमारे देश का, जो सच लिखता है, उस सच की आवाज़ कैसी होगी, आइए उसको बुलाते हैं, अंशुल सक्सेना। आप सभी को नमस्कार। मैं कल से मैं यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों से मिला और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो आज जिस विषय पे मैं यहाँ पे आया हूँ उसका टॉपिक है कि रिक्लेमेशन ऑफ हिंदू ट्रेडिशंस एंड सिंबल्स, सोशल मीडिया एज ए फैसिलिटेटर, कि सोशल मीडिया से किस तरह से हम चीज़ें कर सकते हैं। तो मैं आपको जो हम बात कर रहे हैं हिंदू ट्रेडिशंस और सिंबल्स की, तो जब भी हमारे माइंड में हिंदू सिंबल की बात आती है तो सबसे पहले हम सोचते हैं स्वास्तिका के बारे में। स्वास्तिका आप सभी को पता है कि वो एक सिंबल ऑफ सन, प्रॉस्पेरिटी एंड गुड फॉर्चून माना जाता है। और स्वास्तिका हम लोग अपने घर में हर जगह उसका, हर खुशी में उसको हम स्वास्तिका की पूजा करते हैं, स्वास्तिका को मानते हैं। लेकिन एक ग्लोबल नेटवर्क ने स्वास्तिका को नाजी सिंबल कहना स्टार्ट कर दिया। और ये ग्लोबल नेटवर्क वेस्टर्न वर्ल्ड या वेस्टर्न मीडिया के साथ साथ बहुत सारे लोगों ने जब भी वो नाजी की बात करते थे तो वो स्वास्तिका बोलते थे, स्वास्तिका सिंबल। बहुत टाइम तक इसके लिए काफ़ी सारे लोगों ने, भारत के लोगों ने इस पर आवाज़ उठाई कि स्वास्तिका अलग है और नाजी सिंबल अलग है। नाजी सिंबल का जो एक्चुअल नेम है वो हैकन क्रूज है। और सोशल मीडिया आने के बाद लोगों ने इस पर काफ़ी चर्चाएं करी, काफ़ी इस पर आवाज़ उठाई, और आज रिजल्ट हमारे पास ये है कि कैलिफोर्निया के स्टेट सेनेट ने ये लीगलाइज किया है कि स्वास्तिका एक सैक्रेड सिंबल है और जो करेक्ट सिंबल है नाजी का वो हैकन क्रूज है। न्यूयॉर्क की स्टेट सेनेट ने स्वास्तिका, जिसको एक फैसिस्ट सिंबल बताया गया था, उसको ड्रॉप कर दिया है अपने सेनेट से 2 बार। कनाडा की पार्लियामेंट में स्वास्तिका सिंबल और नाजी सिंबल में डिफरेंस बताया गया है। ये सब कुछ सोशल मीडिया के थ्रू हुआ है। बहुत सारे लोगों ने इस पर आवाज उठाई सोशल मीडिया पे, इस पर डॉक्यूमेंट्रीज बनी, इस पर वीडियोस बनी, और धीरे धीरे वो चेंजेस आना स्टार्ट हुए। अब ट्रेडिशंस की बात कर लेते हैं। कांवड़ यात्रा के बारे में सभी को पता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से कांवड़ यात्रा को ये सिंबल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहने का एक नैरेटिव चल रहा है। जो भी कांवड़ यात्रा जाता है उसको डिफेम किया जाता है कि ये तो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये खराब चीज है, ये बकवास चीज है। इस तरह से एक अच्छा खासा एक केबल ने इस पर काम किया है। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से हमने कांवड़ यात्रा की सिग्निफिकेंस, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताया, और उस नैरेटिव को काफी हद तक हमने उसे काउंटर किया है। दुर्गा पूजा सिर्फ वेस्ट बंगाल में, तो खैर सभी को पता है दुर्गा पूजा का क्या इंपॉर्टेंस है, लेकिन हम लोग भी नवरात्रि में दुर्गा पूजा करते हैं। सोशल मीडिया पे दुर्गा पूजा के टाइम पे ही आप देखेंगे कि कुछ ऐसे नैरेटिव चलाए जाते हैं कि उस टाइम आपको रेप की घटनाएं ज्यादा डालकर एक दुर्गा मां की एक फोटो साथ में कोलाज बना दिया जाता है और कहा जाता है देखिए आप दुर्गा जी की पूजा कर रहे हैं, इस देश में तो रेप हो रहे हैं। मतलब एक अटेम्प्ट किया जाता है किस तरीके से दुर्गा पूजा को या फेस्टिवल को हम रेप से लिंक कर सकें। और ऐसे आप देश भर में से घटनाएं होती हैं, हर दिन होती हैं, और घटनाएं ऐसी नहीं होनी चाहिए।
लेकिन इन घटनाओं के बारे में बात तभी होती है जब दुर्गा पूजा आती है। एक स्पेसिफिकली एक लॉबी दुर्गा पूजा का वेट करती है और उसी टाइम पे सोशल मीडिया पे आपको बताया जाता है कि आप दुर्गा पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन रेप जो हो रहे हैं उसके बारे में आप क्यों कुछ नहीं कहते हैं। तो ये भी एक तरीके का एक कल्चरल मार्क्सिज्म है, आपको अपने फेस्टिवल्स, अपने ट्रेडिशन से दूर करने का, और इसको भी हम काफी हद तक काउंटर किया जा रहा है। हम सभी को पता है कि जो योग हम करते हैं वो योग सूत्र जो पतंजलि से आए उसके आधार पर योग करते हैं। क्या पतंजलि के योग सूत्र में कहीं आपने बियर योगा पढ़ा है? वाइन योगा, डॉग योगा, कुत्ते के संग खेल के योगा कर रहे हैं, एक हाथ में ग्लास बियर पी के योगा कर रहे हैं? नहीं। पर अब ये शुरू हो गया है। जो चीज हमने हासिल कर ली, जो हमने रिक्लेम कर लिया, तो उसमें भी मॉडिफिकेशन प्लस डिफेमेशन का काम स्टार्ट हो गया है। तो जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसमें कुछ लोगों ने योगा को मॉडिफाई करने का काम कर दिया, उन्होंने नए नए नाम दे दिए हैं, बियर योगा, डॉग योगा, और इस पर भी हमें काफी हद तक अपनी बातें कहनी पड़ेंगी कि भाई देखिए, जो योग है वो बेसिकली जो योग सूत्र है जो पतंजलि से आया है, उसी के आधार पर हमें चलना है। मैं इन सब की बातें आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ग्रीस की अगर मैं सिविलाइजेशन की बात करूं तो ग्रीस का जो ओरिजिनल रिलीजन था वो एक पॉलिथिस्टिक रिलीजन था। पॉलिथिस्टिक रिलीजन था, उसकी चीजें समाप्त हो गई, और आज ये स्थिति है कि ग्रीस गॉड्स के बारे में या तो हम हॉलीवुड मूवीज में देखते हैं, या कॉमिक्स में पढ़ते हैं, या फिर कार्टून्स देखते हैं। तो जो रिक्लेम की हम बात करते हैं उसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो हो सकता है। आप लोग उज्जैन की धरती पर हैं, बहुत कम लोग ऐसे होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिनको शायद ये पता हो कि जो ज्योतिर्लिंग है उज्जैन की, उसको शमासुद्दीन ने उठाकर एक कोटि तीर्थ कुंड में फेंक दिया था, और 1734 सीई में उस ज्योतिर्लिंग को पाया गया और दोबारा फिर से मंदिर को रिस्टोर किया गया, जिस मंदिर में हम लोग कल गए थे, जिस मंदिर में जाते हैं। उज्जैन के लोग भी बहुत कम इस बारे में जानकारी रखते हैं कि ये ज्योतिर्लिंग की भी कहानी है, इसको किस तरह उठा के फेंक दिया गया, कैसे फिर ये मिली, फिर से रिस्टोर किया गया। तो इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। जब भी हम रिक्लेमेशन की बात करें, चाहे वो ट्रेडिशंस हो या सिंबल्स हो, इंफॉर्मेशन, उसका सिग्निफिकेंस और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जहां जहां जाएं, जिस जगह जाएं, उसकी जानकारी क्या हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। हम लोग कभी कभी अपने ही हिस्ट्री के बारे में इतना नहीं जानते, अपने रीजनल कल्चर क्या है, हमारे रीजनल किंगडम्स क्या रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हमें नॉर्थ ईस्ट के बारे में, अहोम किंगडम्स के बारे में पता चला, अहोम वॉरियर्स के बारे में बात करते हैं। कंतारा फिल्म आई, सबने, जो लोग नहीं जानते थे कन्नड़ा कल्चर के बारे में, उन्होंने भी देखा कि भूता काला क्या होता है, इसका बारे में पढ़ा। तो इंफॉर्मेशन, हमारी हिस्ट्री, हमारी चीजें काफी ज्यादा हैं, बस हमें थोड़ा एंगेज होना पड़ेगा। और रिक्लेमेशन पॉसिबल है सोशल मीडिया से, क्योंकि उससे काफी बदलाव हुए हैं जो हमने किए हैं और आगे भी कर सकते हैं। थैंक यू। अंशुल की जैसे ट्वीट्स पढ़ना हमेशा इंटरेस्टिंग रहता है, वैसे इसको सुनना भी बहुत इंटरेस्टिंग था। और अंशुल, कभी जब इतिहास लिखा जाएगा, जैसे लोग नॉवल लिखते हैं, किताबें लिखते थे, तो लोग गिनेंगे किस किस ने अच्छी ट्वीट्स लिखी, तो उसमें अंशुल का भी नाम आएगा। अब मैं उस नारी शक्ति को बुलाना चाहता हूं जो मॉडर्न एलिगेंट होने के बावजूद इंडियन है और जिसको देख के प्रणाम करने का मन करता है, शेफाली दीदी। नमस्कार। पहले तो मेरा सौभाग्य है कि मैं महाकाल की नगरी उज्जैनी में इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित हूँ। लगता है सबको भूख लगी है, तालियों की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है मुझे। जरा एक बार जोर से जयकारा लगाइए, जय महाकाल। बस कुछ खाना पड़ेगा क्या? जरा जोर से बोलिए, जय महाकाल। हर हर महादेव। पहले तो मैं मुरलीधर राव जी का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इस मौके पर यहाँ बोलने के लिए आमंत्रित किया गया है,
क्योंकि सोशल मीडिया और उसका उपयोग अपनी परंपराओं, अपनी संस्कृति और अपने प्रतीकों को बढ़ावा लेने के लिए करना, ये मेरे मन की बात है और मैं काफ़ी साल से ये कर रही हूँ। आप में से कितने लोग जानते हैं नो बिंदी नो बिजनेस कैंपेन को? सारे हाथ नहीं आए ऊपर, चलो कोई बात नहीं। तो ये मैं बस एक एग्जाम्पल स्वरूप देना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया का अगर कोई व्यक्ति उपयोग कर सकता है अच्छी तरह से अपनी परंपराओं से जुड़ने के लिए, अपने धर्म से जुड़ने के लिए, अपनी संस्कृति को जुड़ने के लिए, तो आगे चल के उसका एक पब्लिक मूवमेंट बन सकता है। उसका नो बिंदी नो बिजनेस एक एग्जाम्पल है। जब 2021 की दीपावली में मैंने ये शुरू किया था, जब मुझे दिखने लगा था कि दीपावली के लिए जो एड्स आते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, उनमें जानबूझकर हिंदू जो प्रतीक हैं उनको हटाया जा रहा है, दिए हटाए जा रहे हैं, रंगोली हटाई जा रही है, सारे जो हमारे धर्म के प्रतीक हैं उनको हटाया जा रहा है। और हमको ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि दीपावली ये त्यौहार सिर्फ गिफ्ट्स एक्सचेंज करने का है, उसका हिंदू धर्म से कोई संबंध नहीं है, उसका अपनी संस्कृति से कोई संबंध नहीं है। तो मैंने एक निश्चित भूमिका लेके ट्विटर पे ये कहा था कि मैं अपने लिए बोल रही हूं, लेकिन मैं अपने पैसे ऐसे उत्पादन पे खर्च नहीं करूंगी जिसकी एड में मेरे प्रतीकों का, मेरे धर्म का, मेरी परंपराओं का, मेरी संस्कृति का सम्मान नहीं होगा। आपको अगर मेरा पैसा चाहिए, आपको अगर हिंदू का पैसा चाहिए, तो आपको हिंदू परंपराओं का, हिंदू प्रतीकों का, हिंदू संस्कृति का, हिंदू धर्म का सम्मान करना ही पड़ेगा। ये भूमिका मेरी व्यक्तिगत भूमिका थी और मेरे ट्वीट में स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ ये सबसे पहले 3 शब्द थे और मैंने एक हैशटैग उसको जोड़ दिया था कि नो बिंदी नो बिजनेस। जिस एड में मुझे बिना बिंदी लगाए हुए मॉडल्स दिखेंगी दीपावली के एड में, मैं उन प्रोडक्ट्स को के ऊपर मैं अपना पैसा खर्च नहीं करूंगी। और बिंदी किस लिए? बिंदी सबसे विजिबल प्रतीक है। बिंदी या टीका या तिलक ये सबसे विजिबल प्रतीक है हमारे धर्म का, इसलिए बिंदी। लेकिन ये केवल बिंदी तक ही सीमित नहीं था। जब मैंने ये छोटा सा हैशटैग शुरू किया तो प्रेडिक्टिबली मेरे ऊपर बहुत पर्सनल अटैक हुए। ये झूठ भी बोला गया कि मैं तालिबानी हूँ और मैं चाहती हूँ कि हर हिंदू नारी हर समय बिंदी लगा के पहने। ये मेरा कहना कभी नहीं था। मैंने ये कहा था कि दीपावली के लिए या मेरे त्योहारों पे अगर आप ऐड कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि आपका त्योहार है इसलिए आप मेरी कंपनी की चीज़ें खरीदो, तो आपको मेरी परंपराओं का, मेरी प्रतीकों का, मेरी भावनाओं का सम्मान करना ही पड़ेगा। लेकिन ये सिर्फ मेरा, मैं एक सिटीजन हूं, मुझे किसी पक्ष ने सपोर्ट नहीं किया, मुझे किसी बड़े नाम ने सपोर्ट नहीं किया, ये मेरा व्यक्तिगत भूमिका थी मेरी। लेकिन उस भूमिका को तमिलनाडु से लेके आसाम तक ऐसा सपोर्ट मिला कि ये जो भूमिका थी, ये जो हैशटैग था नो बिंदी नो बिजनेस, वो एक मूवमेंट बन गया। और उसका जो रिजल्ट है वो भी आप देख सकते हैं। रिलायंस ट्रेंड्स जैसे बड़ी कंपनी ने, जिनका एड ऑलरेडी तब तक आ चुका था, ऑडियो विजुअल एड जानवी कपूर को लेके, उन्होंने उस एड में बदलाव किया और उस एड में फिर मॉडल के सर पे बिंदी लगाई। अभी भी इस साल भी फैब इंडिया जो 2021 में दिवाली को जश्न रिवाज बोल रहा था, वो बसंत पंचमी के लिए पूरे पीत वस्त्र में मॉडल्स दिखा रहे हैं। बच्चों के सर पे भी बिंदी है और उन्होंने अपनी एड कैंपेन का नाम दिया है बसंत का उत्सव। जश्न रिवाज नहीं है, जश्न मौसम बहार नहीं है जो होता अगर ये कैंपेन नहीं होता तो। ये बस मैं इसलिए कह रही हूं कि अपनी बड़ाई के लिए नहीं, क्योंकि ये मूवमेंट तभी सफल हुआ जब देश के लोगों ने, जब देश के सामान्य हिंदू ने मेरा साथ दिया। और ये हो सकता था क्योंकि मेरे हाथ में एक ही अस्त्र था, सोशल मीडिया। अगर सोशल मीडिया मेरे पास ना होता तो ये भूमिका मैं किसको बताती? मेरी फैमिली को, मेरे आस पड़ोस वाले 4-5 लोगों को, ये पूरे देश तक, ये इस देश के हर सोचने वाले हिंदू तक ये हैशटैग पहुंचता ही नहीं, या उसे सपोर्ट मिलता ही नहीं, या ये मूवमेंट बनता ही नहीं। ऐसे कई सारे मूवमेंट्स हैं जो सोशल मीडिया ने शुरू किए हैं और जिसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आपको दिख रहा है, वो बिहेवियर में दिख रहा है।
हम सब ने देखा है कि 2014 के बाद जो सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो बहुत प्रोएक्टिवली, जो ट्विटर पे उनको टैग करके कोई कंप्लेन करता है तो उसकी बहुत क्या कहते हैं उसको, इमीडिएटली उसकी दखल लेते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। रेलवेज़ में तो ये आपको इमीडिएटली दिखता है। अभी 3 दिन पहले मैंने एक ट्वीट किया था, पुणे स्टेशन पे रेलवे का जो पार्किंग है वहाँ पे रिसीट नहीं दिया जाता। उसके 10 मिनट बाद मुझे वहाँ के DRM का फ़ोन आया पुणे स्टेशन का, उन्होंने मुझे कंप्लेन करने को बोला और उसी दिन शाम तक उसी कॉन्ट्रैक्टर को 30,000 रुपए की फाइन हुई थी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अभी 15 दिन बाद ये फिर से वही होगा। वो सिनिसिज्म है हम सब में, और वो सिनिसिज्म इसलिए है कि इससे पहले कभी इतना रिस्पॉन्सिव कोई हुआ था ही नहीं। लेकिन जब तक हम बात नहीं करेंगे, जब तक हम मुंह नहीं खोलेंगे, जब तक हम अपने प्रतीकों का, अपने परंपराओं का सम्मान नहीं करेंगे और सोशल मीडिया का इंटेलिजेंट उपयोग नहीं करेंगे, तब तक तो सिचुएशन बदलेगी नहीं। सिचुएशन तभी बदलेगी जब हम में से हर कोई अपने आप को एक एम्बेसडर मानेगा। हम जिस प्रतीकों के लिए, जिस कल्चरल राष्ट्रवाद के लिए हम लड़ रहे हैं, उसका हम अपने आप को अगर एक एम्बेसडर माने, उसका हम अगर अपने आप को एक प्रतिनिधि माने और हम ये समझें कि सोशल मीडिया से हमारे हाथ में कितनी बड़ी शक्ति है, तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं और हम इसका उपयोग बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। अर्थात ये भी है कि सोशल मीडिया, जैसे कई लोगों ने बोला है कि सोशल मीडिया एक अस्त्र है जो हर व्यक्ति के हाथ में है। जितनी पावर हमारे हाथ में है सोशल मीडिया के जरिए, उतनी ही पावर इस देश के शत्रुओं के हाथों में भी है, ब्रेक इंडिया ब्रिगेड के हाथों में भी है। उनके पास भी तो वही ट्विटर है, उनके पास भी तो वही कू है, उनके पास भी तो वही यूट्यूब है, तो यूज़ तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन हमें समझना होगा कि हम, हमारे हाथ में जो शक्ति है उसका उपयोग हम जितनी बुद्धिमत्ता से कैसे कर सकते हैं। अभी कल मैंने एक ट्वीट देखा, एक कोई लेखिका हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि लोग पठान देख रहे हैं, भारत जोड़ो में जुड़ रहे हैं, BBC एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा है। इसका मतलब ये है कि इस देश की जनता अब भय के माहौल से मुक्त होकर बदलाव के लिए तैयार है। मतलब पठान आपने देख लिया, वो भी झूठी है मुझे लगता है, लेकिन पठान आपने देख लिया तो इसका मतलब है 2024 में मोदी जी चुन के नहीं आएंगे। तो मैंने उनको रिप्लाई किया था कि सबको मालूम है 2024 की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। मैं गोवा की हूं। आप में से कितने लोग गोवा गए हैं? प्लीज हाथ ऊपर कीजिएगा। मैं जब गोवा बोलती हूँ तो आपके मन में क्या इमेज आ जाती है? बस 2 शब्दों में बोल दीजिएगा। पहली चीज आपके आंखों के सामने क्या उभरती है? बीचेस। और लेकिन गोवा का इतिहास इससे बहुत बड़ा है, बहुत दुखद है, बहुत यातनादायी है। आपको पता है गोवा वो भारत का पहला हिस्सा है जिसमें यूरोपीय कॉलोनियलिस्ट सबसे पहले आए थे 1510 में, जब ब्रिटिश नहीं आए थे भारत में, और वो सबसे लास्ट में मतलब 1961 में वो यहाँ से चले गए। 452 साल तक गोवा पोर्चुगीज़ों के अंदर रहा, और उसके 452 साल के इस रूल में पोर्चुगीज़ों ने गोवा पे जो जुल्म ढाए, उन्होंने ज़बरदस्ती से धर्म परिवर्तन किया और बहुत सारे लोगों को ज़बरदस्ती से क्रिश्चियन बनाया, मंदिर तोड़े। 2 साल में, मेरे पास डेटा है, 2 साल में सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट 600 मंदिर तोड़े गए, हिंदू मंदिर। हिंदू लड़कों को जबरदस्ती उठा के बैप्टिज्म दिया जाता था और उनको सेमिनारीज में लेके गए जाते थे। हिंदुओं के ऊपर इस तरह के निर्बंध थे कि वो अपने जो मृत लोग हैं, अपने जो आप उनके घर के लोग, कोई मृत्यु हो गई किसी की, तो उनको पोर्चुगीज टेरिटरी में वो जला नहीं सकते थे, उनका क्रिमेशन नहीं कर सकते थे। तो वो क्या करते थे, वो एक राफ्ट बनाते थे बैम्बू का, उस राफ्ट में उनके परिजनों को रखते थे और वो राफ्ट को जला के उसको रिवर के बीच में छोड़ देते थे। आप अग्नि नहीं दे सकते थे, आप अपने भारतीय कपड़े परिधान नहीं पहन सकते थे, आपके घर में तुलसी का पेड़
नहीं उगा सकते थे, इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे पाबंदी थी। और अगर ये सब होता था तो आपको कोर्ट ऑफ इंक्विजिशन वहाँ से उठा के लेके जाता था और फिर बहुत बहुत टॉर्चर होता था, यहाँ तक कि जिंदा भी जलाया जाता था। ये इतिहास बहुत कम लोगों को मालूम है, गोवा के भी कम लोगों को मालूम है। और इसीलिए जो पूरी कोंकणी बोलने वाली कम्युनिटी है वो गोवा छोड़ के केरल तक चली गई। इसीलिए आज आपको केरल से लेके कर्नाटक से लेके हर कोस्टल रीजन में आपको कोंकणी बोलने वाली लोग दिखेंगे। ये तक है कि अभी जो महाकाल का जो मंदिर है उज्जैनी का, जो सिंधिया के काल में जो बनाया था, वो पहले तो तोड़ा था उसको मुसलमानी शासकों ने, और उसको जो बनाया था, वो जो बनाने वाले व्यक्ति थे वो शेणवी सुकटनकर, वो भी कोंकणी बोलने वाले थे। वो सिंधिया जी के राज में वो बहुत बड़े सरदार थे। तो ये जो मेरा इतिहास है वो इतिहास आज तक उस पर काम हुआ था, रिसर्च हुआ था, किताबें भी लिखी गई थी, लेकिन वो सामान्य जनता तक नहीं पहुंचा था। जब मैंने सोशल मीडिया का सहारा लिया, जब मैंने यूट्यूब से इसके बारे में बोलना शुरू कर दिया, जब मैंने ट्विटर पे इसके बारे में बोलना शुरू कर दिया, इसलिए अब काफ़ी लोगों को, सब लोगों को तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मेरा जो टॉक है वो ऑलमोस्ट 3 लाख लोग ऑलरेडी देख चुके हैं गोवा के बारे में। आप भी ज़रूर देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा वो यूट्यूब पे। लेकिन गोवा का असली इतिहास जो है वो भारत के सर्व परिजनों तक पहुंचाने के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के ज़रिए से सफल हुई। ये है सोशल मीडिया की ताकत। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि आप सब लोग सोशल मीडिया पे ऑलरेडी हैं, आप उसका बहुत अच्छा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यूज़ करते समय आप कुछ चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। पहले तो आप जो भी लिख रहे हैं उसको 2 बार 3 बार चेक करके इतना ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि उसमें तथ्य सच में है या नहीं। क्योंकि नहीं है तथ्य तो आपने 100 ट्वीट किए, उनमें से 99 सही भी होंगे, लेकिन एक ट्वीट में आपने कुछ गलत बोल दिया तो आपके जो विरोधी विचारधारा के लोग जो हैं वो इस एक ट्वीट को उठाएंगे और उससे आपकी पूरी क्रेडिबिलिटी पे अटैक करेंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है ये देखना कि आपकी बात में तथ्य है या नहीं। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूँगी, और इसकी ये मैं भी कर चुकी हूँ इसलिए बोल रही हूँ, कि हम लोग बहुत रिएक्टिव होते हैं, बहुत भावनात्मक तरीके से हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। कोई जानबूझ के हमारे प्रतीकों की अवमानना करता है, कृष्ण जी के बारे में कुछ लिख देता है, राम जी के बारे में कुछ लिख देता है। अभी जो रामचरितमानस पे जो विवाद चल रहा है उससे हमको गुस्सा तो आता है, जाहिर है, क्योंकि ये हमारी आस्था के केंद्र हैं। लेकिन हमारी विरोधी विचारधारा के लोग चाहते ही यही हैं कि आपको गुस्सा आ जाए और आप बहुत अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करें, आप कुछ ऐसी चीज़ें कहें गुस्से में जो वो आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकें, और उसका उपयोग करके वो ये बता सकते हैं कि आप लोग हिंसक हैं, आप लोग गुस्सैल हैं, आप लोग ये सब हैं। तो इस ट्रैप में नहीं पड़ना चाहिए, तथ्यों को ज़रूर आगे रखना चाहिए, उसका खंडन भी करना चाहिए किसी ने कोई गलत बोला तो, लेकिन बहुत लॉजिकली करना चाहिए और बहुत तथ्यों के साथ करना चाहिए। बस यही मेरी आपसे विनती है। मेरी हिंदी उतनी अच्छी है नहीं, लेकिन प्रयास किया है जहाँ तक हो सके शुद्ध हिंदी में बोलने का। पता नहीं कहाँ तक सफल हुई हूँ, लेकिन मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, समय दिया, इसलिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबकी। और मैं एक सूचना ज़रूर करूँगी आयोजकों को कि यहाँ पे जो सारे लोग सोशल मीडिया में हैं, हम उनके सारे हैंडल और वो कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं उसकी एक लिस्ट बना के अगर सभी लोगों को सर्कुलेट कर दे, यही इकोसिस्टम है, यही बनता है, ताकि मैं किसी को अगर फॉलो नहीं कर सकती हूँ अभी तो मैं कर लूँगी, और जो लोग मुझे नहीं फॉलो कर सकते वो मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसलिए सबकी रीच बढ़ेगी, और यही तो है जिसको इकोसिस्टम बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नारी शक्ति कैसे अपने अस्त्र को यूज़ कर सकती है, इसका सही परिचय लेना हो तो शेफाली जी की ट्वीट्स, उनकी बोली, और ये आप हिंदी की जो बात कर रही थी ना शेफाली जी, आपने जो बोला इससे बढ़िया हिंदी कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि ये दिल की बात है, ये मन की बात है, ये भारत की बात है। अब उस टॉपिक पे जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, और कुछ हमारे पास करीब 22-23 मिनट हैं जैसा कि आदेश मिला है, तो कुछ आपसे क्वेश्चन आंसर भी ले लेंगे। पर भूमिका बनाने के लिए एक बात बताना चाहता हूं, आपको पता है कि भारत कब टूटा था?
कोई बता सकता है? 1947 जिन्ना जी और नेहरू जी दोनों बिल्डर की तरह प्लॉट बांट गए। जिन्ना एक प्लॉट लेके निकल गया और उस प्लॉट पे किसी ने चिंता नहीं की कि हमारे मंदिर और हमारी संस्कृति भी वहां रह गई। उसके बारे में कौन बताएगा? जब हमारी फौजें लाहौर तक पहुंच गई और कैप्चर कर लिया लाहौर को, तब आर्मी के जवानों ने वहां जो जो मंदिर उन्हें दिखे उनको सजाया, साफ किया, पूजा की। बट व्हाट आफ्टर दैट? उसके बाद कभी आज तक नहीं हुआ। मंदिर लुप्त होते चले गए, हमारी संस्कृति वहाँ की लुप्त होती चली गई, हिंदू आबादी लुप्त होती चली गई। ये एक चिंता का विषय था, है और रहेगा। बट जैसे ही ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिला, ये ताकत जब जनता के हाथ में आई तो ये रुख बदल गया। उसी चर्चा को आगे बढ़ाना है कि क्या हमारे मंदिरों के साथ इनजस्टिस हो रहा है, क्या हमारी संस्कृति के साथ इनजस्टिस हो रहा है, और अगर हो रहा है तो यंग जनरेशन को कौन बताएगा और कैसे बताएंगे। तो आइए उस चर्चा को शुरू करते हैं। हम माइक हैं, अंशुल जी, शेफाली जी, पहले आप दोनों अपना अपना इस बारे में एक मत रख दीजिए, तो फिर हम इसको आगे चलते हैं। मैं वहीं बैठ के करते हैं डिस्कशन को। देखिए, हमारी संस्कृति के आयाम जो हैं वो हर चीज़ में है। मतलब खाने में संस्कृति है, जो आप पहनते हैं संस्कृति है, जो जिसकी आप पूजा करते हैं उसमें संस्कृति है, घर में जब आप रंगोली बनाते हैं जिसको इस रीजन में मांडना बोलते हैं, उसका भी मैंने एक थ्रेड शुरू किया था कि रंगोली तो भारत के हर प्रांत में होती है। मैंने ट्विटर पे एक क्राउड सोर्सिंग का थ्रेड शुरू किया था, जब मैंने लोगों से पूछा था कि रंगोली को आपके राज्य में और आपके रीजन में क्या कहते हैं, और उसका एक एग्जाम्पल, उसका एक फ़ोटो दीजिएगा और बता दीजिएगा कि कैसे बनाई जाती है। तो वो इतना सुंदर थ्रेड था क्योंकि छत्तीसगढ़ से लेके, राजस्थान से लेके, हिमाचल प्रदेश से लेके, बंगाल से लेके मुझे रंगोली के इतने सारे नाम पता चल गए। कोई उसको अल्पना बोलता है, कोई उसको मांडना बोलता है, कोई उसको रंगावली बोलता है, कोई उसको मुग्गू बोलता है, और जगह जगह पे उसमें रीजनल वेरिएशन ज़रूर हैं, लेकिन उसमें भी एक सबको जोड़ने वाला थ्रेड है कि मुझे मेरे घर को सुंदर बनाना है और हर दिन उसमें कुछ ऑस्पिशियस, कुछ सुंदर बनाना है। तो सोशल मीडिया ऐसी चीज़ों को भी मैग्नीफाई कर सकता है अगर आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो हम उज्जैनी में हैं, महाराजा विक्रमादित्य की नगरी में हैं, भर्तृहरि की नगरी में हैं। बस 1 मिनट लूँगी। कल मैं भर्तृहरि गुफा देखने गई थी, जहाँ पे महाराजा भर्तृहरि ने 12 साल तक या 14 साल तक, डिपेंडिंग अपॉन हू यू टॉक टू, तप किया था। तो महाराजा भर्तृहरि के जो शतक त्रयी है, उसमें से एक शतक त्रयी में उनका एक बहुत अच्छा श्लोक है। वो बोलते हैं कि साहित्य, कला, संगीत विहीन व्यक्ति ये पुच्छ विहीन पशु की तरह होता है, क्योंकि हमारी संस्कृति ये बोलती है कि हर व्यक्ति को रसिक होना है, हर व्यक्ति को साहित्य, संगीत, कला, संस्कृति में रुचि रखनी है। और ये सोशल मीडिया ऐसा अस्त्र है जो हमें इन कलाओं को दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी मदद कर सकता है। उसका यूज़ हम करें, कैसा करें, उसका उपयोग हम कैसा करें, वो टोटली हमारे ऊपर है। एक हेलो, मेड इन चाइना। जो शेफाली जी ने कहा बिल्कुल मैं उससे सहमत हूँ। और मैं पर एक चीज़ जानना चाह रहा था कि जैसे संस्कृति की बात हुई, आपने बिंदी की एक कैंपेन शुरू की। एक कैंपेन ने, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, इस दिवाली पे मेरी बेटी बिंदी लगा के आई थी। शी इज़ 25 ईयर ओल्ड। तो मैंने उसको पूछा तुम बिंदी लगा रही हो, अच्छी लग रही हो, मम्मी ने कहा है? तो कह रही नहीं, मैंने इंस्टा पे ड्राइव देखा वो कि नो बिंदी नो बिजनेस वाला, तो मुझे लगा मुझे भी लगानी चाहिए। तो यूथ ऐसे अगर इंस्पायर हो सकता है तो ये बहुत अच्छी बात है। हम अपने इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। पर एक शेफाली जी अगर एक बिंदी वाली कैंपेन कर सकते हैं, तो सोचो हम 140 करोड़ हैं। हिंदू धर्म की बात तो करें ही करें, पर हिंदुस्तान की बात तो कर सकते हैं साथ में। संस्कृति तो हिंदुस्तान की है ना, उसकी बात करने से क्यों शर्म करते हैं लोग? अंशुल जी इस बारे में थोड़ा सा प्लीज़ प्रकाश डालिए। देखिए, मैं इस पूरे, जब हम बात करते हैं कल्चर की या फिर हिस्ट्री की, तो जब आप 1947 पे गए, तो मैं उसी चीज़ पे जाना चाहता हूँ कि
हमारी हिस्ट्री, हमारी एजुकेशन, ये सब कुछ बहुत शुरू से ही कम्युनिस्टों के हाथों में रही। उससे बहुत गैप हो गया। कम्युनिस्ट हमेशा बिलीव करते हैं इन इंस्टीट्यूशनल पावर। उनको पॉलिटिकल पावर से कोई लेना देना नहीं होता। पॉलिटिकल पावर मिल जाए अच्छी बात है, केरला में है बस, अभी कहीं भी नहीं है। बट उनका मेन फोकस होता है इंस्टीट्यूशनल पावर का। या तो वो आपके इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे, आपके एजुकेशन में जाएंगे, जर्नलिज्म, मीडिया, मतलब जहाँ जहाँ पे वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकें। अब देखिए, हम सभी ने गाना सुना है, भजन सुना है, रघुपति राघव राजा राम। कितने छोटे से हम सुनते आ रहे थे और बाद में पता चला कि एक्चुअल में ये महात्मा गांधी जी ने नहीं गाया, और रियल सॉन्ग तो कुछ और ही है, रियल भजन कुछ और ही है। तो हम लोग उस जनरेशन में हैं ज़्यादातर कि जो लोग बचपन में कुछ चीज़ें पढ़ते हुए आए और बाद में रियलिटी पता चली कि यार जो पढ़ा था वो तो कुछ और ही था, सच्चाई तो ये है। ये सब चीज़ें कैसे मालूम पड़ी? सोशल मीडिया के थ्रू। अब जो जनरेशन आ रही है, जो हमसे यंग लोग आ रहे हैं, वो सब लोग ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में अच्छी खासी जानकारी उनको मिल रही है हम सभी लोगों के माध्यम से, जो हम सोशल मीडिया में प्रोवाइड कर रहे हैं। हिस्ट्री को किस तरह चेंज किया गया, कैसे, आप ये सोचिए कि कितने आज भी हम लोग अपने हिस्टोरिकल किंगडम्स या हिस्टोरिकल कल्चर को नहीं जानते, इतना ग्लोरीफाई कर दिया गया। मैं आपको, और ये इंस्टीट्यूशनल पावर की बात बता रहा हूं। एनसीईआरटी बुक में ये छपा हुआ था, टेक्स्ट बुक में, स्कूल टेक्स्ट बुक में, कि औरंगजेब ने जो मंदिर तोड़े उसने बाद में मंदिर बनवाए भी। तो एक आरटीआई फाइल की गई। आरटीआई में क्वेश्चन पूछा गया कि ये बताइए कि औरंगजेब ने कौन कौन से मंदिर तोड़ के बनवाए। तो एनसीईआरटी का रिप्लाई आया, इसका सोर्स हमारे पास नहीं है। तो जब सोर्स नहीं है तो क्यों छाप दी भाई? तो आप समझने की कोशिश कीजिए, एजुकेशन सिस्टम में आज भी ऐसे लोग बैठे हैं, और ये अभी से नहीं, ये जब देश आजाद हुआ था तब से ही 60-70 साल का वो इकोसिस्टम है जो आपके बच्चों के भविष्य के साथ भी खेल रहा है, जिसने हमारे बचपन में या हम लोग जब यूनिवर्सिटीज में थे हमारे संग भी खेला। तो वो एजुकेशन में चीज़ें चेंज कर रहे हैं। उससे फिर बहुत देर में रियलाइज होता है कि हमने जो पढ़ा वो गलत था, या जो चीज़ें पढ़ी वो बिल्कुल अलग ही थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जितना सोशल मीडिया पे लोगों ने देखा, उतना लोगों ने किताबों नहीं पढ़ा। आजकल आप देखिए, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं जब नेताजी ने अंडमान निकोबार में तिरंगा फहराया था। सावरकर जी के बारे में हम लोग क्या पढ़ते रहे, सच्चाई क्या देखने को मिल रही है। तो धीरे धीरे चीज़ें आ रही हैं, और सोशल मीडिया को मैं इसलिए इंपॉर्टेंट टूल मानता हूँ क्योंकि उससे मुझे खुद बहुत सारी नॉलेज मिली, और जो आने वाली जनरेशन है वो भी इन चीज़ों पे जा रही है। लेकिन बेटर ये है, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ में ये है कि हम लोगों को एक हॉबी ऐड करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में, कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं, हफ्ते में एक दिन ऐसा होना चाहिए जब हम अपने हिस्ट्री के बारे में पढ़ें, हिस्ट्री की बुक्स के बारे में पढ़ें। बहुत जरूरी है ये। आप पढ़ेंगे, कल आप 10 लोग और पढ़ाएंगे। मंदिर में पहले क्या होता था? मंदिर सिर्फ पूजा पाठ के लिए नहीं था, वहां पे सभाएं होती थी, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था, संस्कृत के बारे में पढ़ाया जाता था। आज संस्कृत सिर्फ पूरे देश में सिर्फ 8 गांव में ही बोली जाती है और कहीं नहीं बोली जाती। जर्मनी में संस्कृत पर रिसर्च हो रही है, यूएस कॉलेज में संस्कृत पढ़ाई जा रही है। पॉसिबिलिटीज हैं, बस एक प्रॉपर सिस्टम के साथ। अब हम कर सकते हैं, हम सभी लोग कर सकते हैं। थैंक यू। इसी बात पे शुभांकर, आई थिंक यू कैन ऐड लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज यू आर फ्रॉम द मीडिया वर्ल्ड। ये छापने की बात भी कर रहे थे, आप चलाने की भी कर सकते हो, क्या बाइट्स चलती हैं, जरा बताइए ना। देखिए, अभी आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि आपकी डॉटर ने बिना आपके कहे वो बिंदी लगाई। किसी ने उसे फोर्स किया था? नहीं किया। नो वन। यही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि बड़ा बनने के, अपनी चीजों को लोगों तक पहुंचाने के 2 तरीके होते हैं। एक है कि आप उन्हें कहें कि देखो भाई, आप हिंदू हैं, आपको करना पड़ेगा, और दूसरा है आप उन्हें वो वजह दे दें जिसके बाद वो उस चीज को दिल से करना शुरू कर दें। सही बात। और आपको अगर बड़ा बनना है तो इन्हीं दोनों में से आपको तय करना है कि आपको सामने वाले की लकीर छोटी करनी है, या तर्कों के साथ अपनी लकीर को इतना बड़ा करना है कि सामने वाले को उसे अपनाने में ना हिचक हो, ना डर हो, ना संकोच हो। और मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि वो तर्क जो है वो आपको समझाए जाएं, और मेरा हमेशा से ये मानना है कि कोई बात अगर दिल से समझाई जाए या दिल से कही जाए
तो वो दिल में जाकर बस जाती है और फिर उसका असर जो होता है वो सिर्फ एक व्यक्ति तक नहीं होता है, उसका विस्तार भी होता रहता है। जैसे कि मैम ने जो कहा, आपकी डॉटर ने उसे अडॉप्ट किया और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने उस चीज को अडॉप्ट किया होगा। सोशल मीडिया का बार बार हम जिक्र कर रहे हैं, उज्जैन में ही नागचंद्रेश्वर मंदिर है, साल भर में सिर्फ एक बार खुलता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। सोशल मीडिया में जब मंदिर, यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं कितनों को पता है। कितनों को पता है? सॉरी भाई, यहाँ तो काफी को पता है। काफी को पता है, लेकिन कई सारे हाथ यहां पर भी नहीं उठे हैं। ये बात तो सही है। तो आप ये सोचिए देश के बाकी हिस्सों में कैसे पता होगा। तो यही बात मैं कह रहा हूं कि आपको ये तय करना है। आपने, मैम ने पठान का जिक्र किया, पठान हिट है, फ्लॉप है, जो डेटा निकल कर आ रहे हैं वो सच्चे हैं, झूठे हैं। एक वर्ग कह रहा है कि सारे पेड हैं, पठान के इलाके में तो आटे पे लड़ाई हो रही है। एक कह रहा है कि पूरी तरह से अनपेड है। लेकिन एक सच्चाई जिसको मैंने शुरुआत में भी वहां पे कहा था कि आज भी इस देश में एक बड़ी आबादी है जो कट्टर नहीं है, जो अपने आप को यूनिफॉर्म मांगती जो है, नौकरी करना चाहती है, एक सामान्य जीवन जीना चाहती है, सुबह उठती है, नहाती धोती है, पूजा पाठ करती है। जिस परिवेश में मेरा जन्म हुआ, हमारे यहां सिखाया गया कि आप सुबह उठते हैं, बिना स्नान किए आपको खाना नहीं मिलेगा। तो एक परंपरा बन गई, हम बाहर भी निकले तो हम करते रहे। सूर्यदेव को जल चढ़ाना था, वो करते रहे। हाथों में कलावा रहा, बाहर दिल्ली पहुंचे, धीरे धीरे चीजें गायब होती रहीं, हम बदलते रहे, माँ बाप हमें टोकते रहे और हमने कहा आप लोग आउटडेटेड हैं। आपको सिर्फ उन्हें वो समझाना है। आप खाना खिलाते हैं किसी को, आप एक रोटी रख दें, और एक होता है आप प्यार से खिला देते हैं। वो जो एक अपनापन है समझाने का तर्कों के साथ, मुझे लगता है कि अगर उस पर ज्यादा फोकस किया जाएगा तो युवा शक्ति है वो आपकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगी। बनस्पत उस लकीर को अगर आप छोटा करना चाहेंगे तो आप किसी के सोच पर, विचारों पर अंकुश नहीं लगा सकते। 18 साल के बाद सरकार भी आजादी देती है कि आप वोट किसको डालते हैं। एक परिवार में एक व्यक्ति इसको वोट देता है, दूसरा हो सकता है बेटा अलग देता है। अंकुश ने एक बड़ी अच्छी बात कही अंशुल कि आप स्कूल में होते हैं, आपकी थॉट प्रोसेस अलग होता है। आप जर्नलिज्म में जाते हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिनका आपने देखा होगा कि पुराने ट्वीट्स आप उठाएंगे, उनका इंक्लिनेशन जो था वो एक तरफ था, बाद में गए वो बदल गया। या बहुत सारे बच्चे कॉलेज में, आप खासतौर पर आप जिसका जिक्र कर रहे थे कि उनकी आइडियोलॉजी, फैमिली बैकग्राउंड अलग था, वो कॉलेज में गए, अलग सोच हो गई। माँ बाप की अलग सोच है, बच्चों की सोच अलग हो गई, क्योंकि वहां पर उन्हें वो तर्क दिए गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं वो तर्क सही थे या गलत थे, लेकिन इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल अगर आप पॉजिटिव तरीके से करते हैं और इन बातों को आप तर्क के साथ उन्हें समझा देते हैं तो समझी हुई बात जीवन भर याद रहती है और वो एक के थ्रू बढ़ती जाती है, जिसका असर जो है व्यापक होता है। तो मुझे लगता है कि उस लकीर को बड़ा करने की जरूरत है। और जैसे वो शिवलिंग वाले वीडियो का मैंने जिक्र किया कि हम हजारों रुपए मूवीज में उड़ाते हैं। हाँ, एक बात मैं इसमें ऐड कर दूं कि शुभांकर जो हम सबकी नज़रों में चमका जब जहाँ से, एंकर तो ये हैं, वो इन्होंने एक वीडियो बनाया कि शिवलिंग पे लोग जल या दूध क्यों चढ़ाते हैं और वो कितना ज़रूरी है। और आप मान के चलिए जो बच्चों के मन में अगर 1% भी डाउट था, उस वीडियो को देखने के बाद दे आर कन्विंस्ड, वो भी मंडे जाके शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हैं। और आपको बस वो रीजन देना, आपको उन्हें बताना है कि अगर वो कोई चीज कर रहे हैं और उनसे सामने से काउंटर क्वेश्चन आ रहा है तो उसका जवाब क्या दे सकते हैं। हम नए साल पे पटाखे जलाते हैं, कोई सवाल नहीं खड़े करता। हम बहुत सारे पैसे बर्बाद करते हैं, गर्लफ्रेंड साथ घूमने जाते हैं, फोन गाड़ी चलाते हैं, ड्राइव पे निकल जाते हैं, लेकिन वो दूध को लेकर सवाल होते थे। तो मेरी बस इतनी सी सोच है कि इस देश की जो बड़ी आबादी, जो आज भी एक मॉडरेट आबादी है, जो बहुत ज्यादा कट्टर नहीं है, जो बहुत ज्यादा सामने वाले को छोटा नहीं समझती है, उसमें अगर उस आबादी को आप एक बड़ी वजह देंगे अपनी चीजों को सम्मान करने की, वो बिंदी लगाने की, वो धर्म को अपनाने की, वो मंदिरों में आने की, वो कलावा पहनने की, उसके पीछे के उन्हें आप तर्क बताएंगे, तो मुझे लगता है कि जो मुख्य मकसद है, जो बड़ा मकसद है, शायद वो आसानी से सफल हो जाएगा। और इसमें आप किसी को नीचा भी नहीं दिखा रहे हैं, जो भारत की खूबसूरती है, और दुनिया भर में आपको कहीं भी सर झुकाने की नौबत भी नहीं आएगी। बहुत अच्छे। आपको एक इंपॉर्टेंट बात ये डिस्कस करना चाहूँगा कि तर्क वितर्क आजकल बच्चों को बहुत शौक है करने का। दे वांट टू डू आर्ग्यूमेंट। खैर हम लोग तो उस जनरेशन से हैं जिन्होंने अपने माँ बाप की भी डांट सुनी और बच्चों की भी सुन रहे हैं। तो पर सिचुएशन ये है कि जैसे ही मैंने अपने हाथ में ये डाला काशी में कलावा के साथ, तो मेरे घर में मेरा बेटा भी आके बोलता, पापा मुझे भी ला दो, अच्छा लग रहा है। तो फैशन के साथ चलना, टाइम के साथ चलना भी ज़रूरी है। क्या सोशल मीडिया मॉडर्नाइजेशन के टाइम में जो ये आया है सोशल मीडिया, ये धर्म में भी कोई चेंजेस ले आएगा क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि धर्म में मतलब सोच, धर्म के बारे में सोच को लेके आप तीनों से एक एक करके, जैसा एक छोटा सा कमेंट करना चाहूंगा मैं। हर हर शंभू गाना किसने सुना है? देखिए यही असर होता है। वो एक गाना आया जिसने आपको थोड़ा सा अपडेट कर दिया। पैपी नंबर,
यूथ को वो दिया जो वो सुनना चाहते थे, जिसमें धर्म भी था। या बादशाह का वो सॉन्ग आया था जो रैप था, वो शंभू के लेकर था, ओम शिवाय मूवी का। जब आप अपडेट करते रहते अपने, कई बार आपको अपनी चीजें पहुंचाने के लिए थोड़ा सा तरीके बदलने पड़ते हैं। जैसे मैं देहरादून गया था, मैं ऋषिकेश गया था मैं, तो वहां पर एक साधु जी थे, तो उन्होंने कहा कि हमने फॉरेन में, अमेरिका में एक मंदिर खोला है और उस मंदिर में हमारे यहाँ स्विमिंग पूल है, सारे स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज होती हैं। तो हमने उनसे सवाल पूछा कि ये मंदिर में स्पोर्ट्स एक्टिविटी का काम क्या है, तो उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी के जरिए जो यूथ है वो आता है, और जब यहां आता है और उससे हम यहाँ की बातें बताते हैं या वो हमारे कल्चर को देखता है, तो उसका रुझान अपने आप हमारी तरफ चला आता है। तो कई बार थोड़ा सा तरीके जो हैं, मुझे लगता है वो भी अपडेट करने की जरूरत है। हेलो हेलो देखिए, ये जो मंदिर को स्पोर्ट्स का सेंटर बनाने की बात है, वो एक्चुअली मॉडर्न सोच है ही नहीं। हमारे मंदिर पहले ऐसे थे कि वो पूरी सोशल चेतना के केंद्र थे। वहाँ पे स्पोर्ट्स भी होता था, कल्चर भी होता था, एजुकेशन भी होता था, सारा ही होता था, वो अलग बात है। मैं थोड़ा सा डाइवर्ट करूँगी, और मुझे एक्चुअली ये मेरे इंट्रोडक्शन में बात बोलनी थी, लेकिन आज अब याद आया तो बोल रही हूँ कि कल मैं आनंद रंगनाथन जी को सुन रही थी और कुछ और वक्ताओं को भी सुन रही थी, जिन्होंने बोला कि हिंदू जागा हुआ है, लेकिन क्या हिंदू की परिस्थिति सच में सही है। तो मैंने कल तो उसका जवाब नहीं दिया क्योंकि कल मेरे पास समय नहीं था, लेकिन मैं बहुत ब्रीफली उसके बारे में बोलना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा सा पर्सपेक्टिव लेके इस बात को देखने की ज़रूरत है। आप मुझे बताइए कि बिफोर 2014 क्या महाकाल कॉरिडोर बनना संभव था? क्या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनना संभव था? क्या कश्मीर फाइल जैसी मूवी बन सकती थी, चाहे बनाई किसी प्राइवेट डायरेक्टर ने हो, लेकिन ऐसी मूवी बन सकती थी? आज मैंने देखा कि कुछ बहुत रिमार्केबल हो रहा है। श्रृंगेरी से शारदा माँ की मूर्ति जो निकल चुकी है ऑलरेडी श्रृंगेरी से 24 जनवरी को, और वो 22 मार्च को कश्मीर में कुपवाड़ा में टीटवाल में पहुंचेगी, जहां पे इतने सारे शतकों के बाद एक हिंदू मंदिर बन रहा है, माँ शारदा का मंदिर बन रहा है। चाहे छोटा ही है, लेकिन वो बन रहा है। और वो जो यात्रा जा रही है वो हर स्टेट में जा रही है, और हर स्टेट के लोग जो हैं वो वहाँ उसको पूजने के लिए वहाँ रास्ते में उसको जा रहे हैं। ये भारत की एकात्मता है। ये पहले जो हम लोग अपने आप को हिंदू बोलने में कतराते थे, अपने कई सिंबल्स को पब्लिकली दिखाने में कतराते थे, अब वो नहीं है। और चाहे आप उसे सोशल मीडिया का प्रभाव भी कहिए या चाहे उसे देश का बदलता हुआ माहौल कहिए, लेकिन अब एटलीस्ट इस हॉल में जो लोग मौजूद हैं, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो अपने आप को सबसे पहले हिंदू मानते होंगे, ना कि कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या कुछ और। ये बहुत बड़ी बात है। और दीदी इस पे एक बात और बोलना चाहूंगा कि जहां हिंदू शेर है वहीं दुश्मन ढेर है। मेरा ऐसा मानना है कि सोशल मीडिया जितना चेंजेस हमने देखना, हमारी जनरेशन ने, उतने किसी ने नहीं देखे होंगे। हम लोग वो जनरेशन के जो पीसीओ में जाके बात करते थे, बाद में फ़ोन आए। हम वो हैं जो टीवी डब्बे में देखते थे, अब एलसीडी एलईडी में देख रहे हैं। तो जब हम लोग में इतने चेंजेस देख लिए, मतलब जब मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है, तो हम लोगों ने उसको इस्तेमाल भी उस हिसाब से किया कि किस तरह से हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं अपनी चीज़ों में। अब आप देखिए कि आजकल क्या हो गया है कि बहुत सारी रील्स की बात मैं करूं, बहुत ऐसे ऐसे क्रिएटिव, यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स आए हुए हैं, आप इस सुबह मुलाकात हुई, तो वो इस तरह के वीडियोस बना रहे हैं जिससे लोग जो है वो उन वीडियोस को देखकर वो अट्रैक्ट भी हो, उनसे बोर भी ना हो। क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादातर लोग जो होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो ऐसे मांग चलते हैं कि यार ये सब चीज़ें पढ़ना, ये सब चीज़ें करना, ये बड़ा हुआ काम है। इस मिथ को तो शुभांकर ने तोड़ दिया। हाँ। इसके वीडियोस कोई भी 7, 8, 10 ऐसे मिलियन से कम जा ही नहीं रहे, और वो सब धार्मिक हैं। हाँ, तो अब क्या है ना कि जो नए नए वीडियोस आ रहे हैं वो इस तरह से आ रहे हैं कि जो छोटे बच्चे हैं वो उनको देखने के बाद उन्हें सीखने को मिल रहा है, उनको वो अट्रैक्ट कर रहा है, वो समझ रहे हैं कि हाँ क्या चीजें हैं। एक चीज और बता दीजिए सबको, वीडियो की क्या लेंथ है जो चलती है ज्यादा, मतलब कितने मिनट का वीडियो हो जो ज्यादा पॉपुलर हो जाता है? ये तो सर ही बता पाएंगे, शुभांकर सर, क्योंकि आपकी बात से मुझे एक घटना याद आ गई। अभी केदारनाथ हम गए थे आज तक की तरफ से कवर करने, जब प्रधानमंत्री मोदी वहां गए थे। एक लड़का मिला मुझे वहां कवरेज के दौरान जो नंगे पैर आया हुआ था,
और वहाँ जाने के पहले हम लोग बाकायदा डीकैथलॉन जाकर ग्लव्स, वहाँ वाले शूज़, वहाँ के सॉक्स सब, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी और मुझे ठंड लगती है, वो नंगे पैर मुझे मिला। और मैं हैरान था कि क्योंकि कतार बहुत लंबी थी, आप नीचे से कतार थी तो हम बात करते हुए जा रहे थे। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि आप नंगे पैर क्यों हो? तो उसने कहा सर दर्शन तो नंगे पैर ही किए आते हैं। फिर मैं सब था, मैंने कहा आप किससे आए थे? आप चौपर से आए थे, घोड़े से आए थे? बोला पैदल यात्रा करते हुए आया था मैं। मैंने कहा कि आप किसके साथ आए हो? बोला अकेले ही निकला था, भोलेनाथ की भक्ति है जिसने बुला लिया था। जस्ट 1920। और मुझे उसमें जो मैंने शुरुआत में भी कहा था कि जब आप वो वजह देते हैं, सोशल मीडिया का उसमें इंपैक्ट भी था, उसमें प्रधानमंत्री मोदी का भी इंपैक्ट है जिन्होंने बीते 8 सालों में 6-7 बार वहां गए, साधना की, टीवी पर वो दिखाई पड़ा। उसमें इंस्टाग्राम का भी बहुत बड़ा रोल है कि उसके रील्स जो हैं वो ट्रेंड होते गए। हजारों ऐसे वीडियोस आए जो हर हर शंभू पे लोगों ने केदारनाथ जाकर बनाए और हजारों रील्स वायरल हुई। और उससे असर ये हुआ कि वो बच्चा अकेले निकला और अकेले नंगे पैर वहां पहुंच गया। आप किसी को फोर्स भी करेंगे तो वो नंगे पैर नहीं जाएगा। मुझे लगता है कि ये जो प्रेरणा है ये आप दे सकते हैं और ये सकारात्मकता के जरिए आ सकती है। ये दबाव डालकर आप नहीं करवा सकते। दबाव डालकर एक हद तक होता है, आप उसे वो वजह दीजिए, आप अपनी बातों की लकीर इतनी बड़ी कर दीजिए कि सामने वाले के मन, मंदिर, मस्तिष्क में घुस जाए, जैसे बचपन में माँ बाप ने सिखाया, और फिर वो उसका असर जीवन भर रहता है। तो दिल पे जब शिव बैठे हो तो ताकत तो शरीर को मिल ही जाती है। इसीलिए कहते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरे जलने से पहले इस दिल को निकाल लेना, कहीं वो ना जल जाएं जो दिल पे बैठे थे। अब इस वाह का मतलब यह है कि आपके क्वेश्चंस लिए जाएं, तो ले सकते हैं अब हम क्वेश्चंस। कोई माइक उधर दे दीजिए, जो भी क्वेश्चंस हो। आपका क्वेश्चन जिस भी शख्स के लिए है या दीदी के लिए है, उनका नाम लेके आप बता दीजिए और उनसे पूछ लीजिए। शुभांकर जी से मेरा सवाल है, जैसा कि टीवी चैनल में आप काम करते हैं और हम लोग सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं। मेरा नाम सुशील चौधरी है और खबर इंडिया वेब पोर्टल चलाते हैं। जिस तरीके से टीवी चैनल्स में जो नैरेटिव और जिस तरीके से चिल्लम चिल्ली, गाली गलौज तक चीज़ें पहुंच जाती हैं, ये कब तक सुधरेगा या फिर ऐसे ही और बढ़ता चला जाएगा? क्योंकि ये नफरत की तरफ कहीं ना कहीं बढ़ा रहा है। देखिए, जहां तक नफरत की बात है, मुझे लगता है कि नफरत तो सोशल मीडिया पर भी, आप ट्विटर पर लिख दीजिए कि मुझे लाल रंग पसंद है, लोग आपको कम्युनिस्ट कह देंगे। आप नीला लिख दीजिए, कहेंगे अम्बेडकरवादी। आप भगवा लिख दीजिए, आपको कहेंगे आप राइट विंग्स ताल्लुक रखते। तो सोशल मीडिया एक ऐसी जगह जहां नफरत है। जहां तक बात टीवी की है, मुझे लगता है कई बार कि टीवी आपको सब चीज दिखाता है। टीवी में अच्छाइयां भी हैं, टीवी भी जिंदगी की तरह है। लेकिन भारत में मुझे लगता है कि यह थोड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अगर रोड पे कोई आदमी एक्सीडेंट हो जाए तो हम खड़े होकर वहां पर वीडियो बनाने लगते हैं उसकी मदद करने की जगह पर। तो कई बार मुझे लगता है कि इसमें दोष हमारा भी है कि कोई ऐसी चीजें जो थोड़ी कंट्रोवर्शियल होती हैं, जिसमें विवाद होता है या कोई तमाशा हो रहा है या दो लोग थप्पड़ मार रहे हैं, हम वहां खड़े होकर उसे एंजॉय ज्यादा करने लगते हैं। लेकिन अगर वाकई में किसी को मदद होगी तो कई बार हम निकल जाते हैं। तो ऐसे ही टीवी की भी कई कहानी, हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश का एक काफी विवाद हुआ, बाबा जी का काफी विवाद रहा, और उसके बाद टीवी पर बहुत सारी घटनाएं घटी। और उसके अगर आप रीच देखेंगे तो एक एक वीडियो की रीच जो थी वो 20 मिलियन, 18 मिलियन, 22 मिलियन। टीवी रेवेन्यू के हिसाब से भी चल रहा है, सोशल मीडिया के जरिए रेवेन्यू भी आ रहा है। और जितना ज्यादा वो रेवेन्यू आ रहा है, उसने कई सारे यूट्यूबर्स को नए सिरे से रिवाइव कर दिया। कोई गाली देकर पैसे कमा रहा था, कोई समर्थन देकर पैसे कमा रहा था। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा उसमें हमारी भूमिका भी है। अगर आप अच्छी बात करेंगे किसी योजना को लेकर तो शायद उसको देखने वाले 10-5 होंगे, उसको स्किप कर जाएंगे, अंशुल समझते होंगे। लेकिन आप कंट्रोवर्शियल ट्वीट करते होंगे कोई भी, तो उसकी रीच जो होगी वो सडनली आसमान को पहुंच जाती होगी। नहीं, इसमें मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि जो रीच है वो 3 ऑर्बिट्स में अलग अलग है। एक रीच है अपने ऑर्बिट में, जैसे मान लीजिए बीजेपी वाले ट्वीट कर रहे हैं तो बीजेपी वाले ही पढ़ रहे हैं। एक है कि कांग्रेस वाले ट्वीट कर रहे हैं तो कांग्रेस वाले ही पढ़ रहे हैं। एक है जो किसी पार्टी के नहीं है पर वो कुछ ट्वीट कर रहे हैं तो वही लोग पढ़ रहे हैं। तो इस सिस्टम को कैसे, इकोसिस्टम को ब्रीच करें? जिस दिन आप इस इकोसिस्टम को ब्रीच करते हो उस दिन ट्वीट वायरल हो जाती है। तब आपकी ट्वीट कांग्रेस वाले शेयर करने लग जाते हैं या उसके ऊपर कमेंट करने लग जाते हैं। दैट इज हाउ यू गो वायरल। मैं टीवी को भी जिम्मेदार मान रहा हूं, मैं खुद वहां पर हूं। टीवी ने तो कन्हैया की हत्या करवा दी, टीवी ने कराई। उसके बाद नूपुर के बयान के बाद
और उसके बाद अभी एक वीडियो देख रहा था मैं सुब्राष्ट्र जी का, उन्होंने एक मौलाना से पूछा कि उसने बोल दिया कि ऋग्वेद में पर्दे पर भी ये बहुत सारी चीजें हैं। उसने किसी का व्हाट्सएप पढ़ा और उसने बोल दिया, पेज नंबर बताया। जब सुब्राष्ट्र ने पूछा तो उसके पास जवाब नहीं था, भाग गया वो एक तरह से। उन चीजों पर जोर तो जाता है परंतु उसका सॉल्यूशन तो नहीं मिल रहा ना हमें कुछ, यहां सबसे बड़ी समस्या आ रही है। देखिए मैं एक लाइन में पूछूंगा, आजकल टीवी, अच्छा लास्ट टाइम आप में से कितने लोग टीवी कब देखा था? टीवी सोशल मीडिया पे लोग देखते हैं। मेरा यह मानना है कि मौजूदा दौर में टीवी जो है वो सोशल मीडिया पर देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं। दिन भर में 1000 प्रोग्राम अलग अलग चैनलों में जाते होंगे, लेकिन अगर शहजाद से क्लिप मिलती है तो आपको ट्विटर पर, फेसबुक पर मिलती है। तो सोशल मीडिया का एक बड़ा नहीं, पर सुशील भाई का कहना ठीक है, इसमें मंथन की जरूरत है और हम सबको मिलकर और समाज को भी इसमें मंथन करना चाहिए। समाज में पत्रकार भी हिस्सा है। मेरा जी नाम भैया। रोहित शर्मा है और मैं भी सुशील भाई की तरह हिंदुस्तान 9 न्यूज के नाम से एक पोर्टल चलाता हूँ। और हम कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा माइक अगर, कुछ लोग हैं हम जो दिल्ली से आए हैं और एक ही तरह का काम करते हैं। यूपी इलेक्शन कवर करते करते मेरे को पता लगा कि मेरे को करना क्या है। अदरवाइज मैं दिखा रहा था इधर भी उधर भी, लेकिन पता लगा सोशल मीडिया पे है, एक ही तरह की गाली खा लो, दोनों तरह की गाली ना खा के एक ही तरह की गाली खानी पड़ेगी। टीवी तो नहीं है कि आपको 20 करोड़ का इधर से एकदम से ऐड आएगा या कुछ भी आएगा। तो अपनी विचारधारा के साथ आप चल लो, जो भी आपकी विचारधारा है। मेरे को था कि हाँ मेरी विचारधारा है, थोड़ा सा हिंदूवादी है, थोड़ा सा उस तरह की विचारधारा है। और उन एरिया में कैराना हुआ, उन एरिया से ज़्यादा मैंने टच किया है नाहिद हसन के, वहाँ पर जाकर कवर किया तो पता लगा कि लोग हमें कितना जल्दी से मारना चाहते हैं कि हाँ भाई ये जितना जल्दी लपेटे में आए इनको लपेट लो, खत्म करो कहानी। 5-10 मिलियन लोग इनकी वीडियो देख लेते हैं। पर हमारे साथ कुछ ऐसा होता है। शुभंकर जी आपके लिए ये सवाल है, नेशनलिस्ट हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन एक लाइन क्यों आ जाती है बीच में, ये यूट्यूबर है हम टीवी वाले हैं, और टीवी वाले हम और ये यूट्यूबर है, तो इनका अलग चल रहा है हमारा अलग चल रहा है। एक हमारे विनोद शर्मा के साथ मदरसे में एक कांड हो गया था दिल्ली में, किसी टीवी वाले ने उसको कहीं नहीं दिखाया, कोई ट्वीट नहीं किया, कुछ नहीं किया, हालांकि सोशल मीडिया पे 100 करोड़ लोगों ने उसको देखा। 100 करोड़ लोगों ने एक दिन के अंदर उसको देखा। और रेवेन्यू की तो बात ही मत करिए, पैसे तो हमें चाहिए ही नहीं किसी से। आप थोड़ा सा मदद कर दीजिए ट्विटर पर और इन सब पर। बहुत देखिए मुझे लगता है हमारा जो एक चीज मैं पहले बोलना चाहूंगा, शुभांकर इसका जवाब जरूर देंगे, कि चिंता मत कीजिए, सब टीवी वाले भी यूट्यूबर ही बन रहे हैं आजकल। ये कहीं ना कहीं सुशील भाई, नवीन भाई जो 10-10 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ आज यहाँ पे बैठे हैं, हम उन्हें देख के आगे बढ़ रहे हैं, ये उनकी बदौलत है कि टीवी वाले यूट्यूब पे आ रहे हैं, नौकरियां जा रही हैं। जय माता दी। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था, हर आदमी को समय के साथ अपडेट करना पड़ेगा। जो आज सोशल मीडिया की अहमियत नहीं समझ रहा है वो शायद कहीं ना कहीं अगले कुछ सालों में अपने आप को गायब पाएगा। कोरोना काल के दौरान मैंने सोशल मीडिया शुरू किया था, उसके पहले बहुत सारी स्टोरीज हम करते थे, कई राज्यों में पूरे पूरे इलेक्शंस कवर किए, लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको 10 लोग नहीं मिलते थे जो आपको याद रखते थे। और कोविड के दौरान जब हमने सोशल मीडिया शुरू किया तो आपको लोग मिलते थे। तो सोशल मीडिया की ताकत है, उससे नकार नहीं सकते। रही बात आपके सवाल के जवाब की, तो मेरी मम्मी हमेशा एक बात कहती हैं कि हम सुधरे जग सुधरा। अगर हर आदमी ये सोच ले कि हम सुधर जाएंगे तो एक एक करके शायद दुनिया सुधर जाएगी। तो सबकी गारंटी तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि जितने सलीके से बात को रखा जा सके। और जो दूसरी बात आपने विचारधारा वाली कही, ये सवाल मेरे मन में भी आता है, लेकिन आज ही घटना है। मैं और सर आ रहे थे और अब से थोड़ी देर पहले हम एक ढाबे पे रुके चाय पीने के लिए। एक मुस्लिम युवक मेरे पास आया, सर गवाह हैं क्योंकि मैं कहानी भी नहीं बना रहा हूं, सर मेरे साथ थे, वो हमें देख रहे थे, वो हमारे पास पहुंचे। मेरी प्रोफाइल पर आप आएंगे तो उसमें हिंदू धर्म से जुड़ी, पूजा पाठ से जुड़ी बहुतेरे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। यहां भी कई सारे मेहमानों से मैं मिला, उन्होंने कहा कि हमारे यहां पर ये चीजें, इसको भी आप वीडियो के जरिए बना लीजिए। मैंने कहा आप भेजिएगा, मैं जरूर बनाऊंगा। लेकिन वो शख्स हमारे पास आया, मिला, उसने भेंट कुछ उसे देना था, तो उसने कहीं से दौड़कर एक किताब लाकर दे गया कि मेरा कुछ अंश जो है वो आपके पास चला जाए। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप सबसे नफरत कर लेंगे तो शायद फिर वहां पर आपको लेके एक परसेप्शन बन जाता है। बहुत सारे जर्नलिस्ट होंगे जो बहुत अच्छी बातें रखते होंगे, फैक्चुअली रखते होंगे, लेकिन उनके वीडियोस की में उनकी शक्ल देखते आप स्किप कर देते हैं
क्योंकि आपके मन में एक पूर्वाग्रह है कि ये फलाना आदमी सिर्फ यही बोलेगा, या इसके पास जाएंगे वही कहानी आएगी, या यहां जाएंगे ये कहानी आएगी। और ये बात बिल्कुल सच है कि हम लोग आज के टाइम में विचारधारा में बटे हुए हैं। तो मुझे लगता है कुछ आवाजें ऐसी आनी चाहिए जहां पर लोग कम से कम सुनना पसंद करें और उसके बाद ये तय करें कि कहानी सही कितनी है, गलत कितनी है। और एक बड़ी आबादी जिसका बार बार जिक्र कर रहा हूं, जिस मध्यम वर्गीय परिवार से मैं आता हूं, वहां मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परसेप्शन वाले को ना सुनकर उसको सुनना चाहेंगे। तो उम्मीद जो है मुझे लगता है नहीं खोनी चाहिए। और बाकी किसी ने सच कहा है कि आंख के बदले आंख लेंगे तो शायद पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। सर मैं एक बात एक और, मिनट, एक बात और। हमें पीछे से इशारा आ रहा है कि एक हमारा मिनट और समय सर, पूरा हुआ। एक मिनट सर और शुभांकर जी से मैं पहले ही मिला हुआ हूँ। वो मतलब पहले ही डाउन टू अर्थ इंसान है, मतलब उनसे जब भी मिलो वो नॉर्मल बात करते हैं। सर शुभांकर जी आप हर प्लेटफॉर्म पे एक्टिव है, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया। कोई इंसान यहाँ पे यूट्यूब पे एक्टिव होगा, कोई फेसबुक पे, कोई इंस्टाग्राम पे एक्टिव है। तीनों पे आप धमाल मचा के रखते हो, हर बार की बात है। पर दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो आपने नेशनल मीडिया सोशल मीडिया कॉन्क्लेव है, इसमें कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जिन के 10 मिलियन भी है, जो हमारे मतलब इतने मिलियंस में व्यूज जाते हैं, हर मंथली की रीच इतनी अच्छी है, कहीं ना कहीं फर्क नहीं लगता आपको ट्विटर वालों में और यूट्यूबर्स में थोड़ा सा फर्क है कि और जो कहीं ना कहीं आप ट्विटर मतलब आप लोग सीनियर लोग हैं, मतलब आप लोग बहुत एक्सपीरियंस लोग भी हैं, इंटेलेक्चुअल भी हैं, बट आप लोग हमारी वीडियोस ही ट्वीट करते हैं और ये सारा भ्रम है, दूर की ढोल सुहाने लगते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, बट आप हमारे वीडियोस ही ट्वीट करते हैं और हमें क्रेडिट भी नहीं मिलता उसका। और लास्ट तक भी जाके भाई इसमें तो एक चीज और क्रेडिट भी नहीं मिलता। और उसके बाद में जो ट्वीट करते हैं, जो नेता ट्वीट करते हैं, मैं बीजेपी के स्पेशली नेताओं के बारे में कहूंगा, हम भी राष्ट्रवादी लोग हैं, पर बीजेपी के जो नेता ट्वीट भी करते हैं हमारे वीडियो, उनसे हम कहीं बाहर मिलते हैं तो कहते हैं भाई हम तुम्हें देखते रहते हैं, वीडियो देखते हैं, उन्हें एक फोन करो, वो एक फोन भी नहीं उठाते सर। सबसे बड़ी बात तो यही है। और सबसे बड़ी बात ये चाहते हैं, भाई मेरा नंबर नोट कर ले, आज कभी ऐसा हो तो मुझे फोन करियो। सर एक बात और, क्योंकि सर सबसे बड़ी बात है हम लोग अपनी जान पे खेलते हैं। मेरा शाहीन बाग का वीडियो 50 मिलियन ट्रेंड गया था और सारे नेताओं ने ट्वीट किया था यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है कि जितने लोग यहाँ बैठे हो सब लोगों ने वीडियो देखा होगा, लेकिन उसका सपोर्ट किसी की तरफ से नहीं आया कि यार आप भी एक नेशनलिस्ट है, आप भी ये है वो है। बस सब कहते हैं भाई एक कंटेंट क्रिएटर हो, वीडियो बनाते रहो, ऐसे ही हमारे लिए हम पोस्ट करते रहेंगे, ट्वीट करते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि क्रेडिट नहीं देते सर, क्रेडिट तो दे दिया करो, बस थोड़ी सी यही बात थी। नहीं, इनका कहना है क्रेडिट और कैश दोनों आना चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। ये क्वेश्चन अंशुल जी से है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा इस बारे बात पे, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ चीज ऐसी कही, मैं भी सोशल मीडिया से हूं तो मैं सेम फीलिंग है। लेकिन देखिए मैं एक चीज कहता हूं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे एक्सपेक्टेशंस ना रखें तो दिल नहीं टूटेगा। मुझ पे मिशनरी ने मेरे ऊपर एक कंप्लेंट करी थी पंजाब में, वेस्ट बंगाल में मुझे अभी मेरे ऊपर भी एफआईआर हुई है। तो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो हाँ मैं लगता है कि भाई चलो कोई सपोर्ट करते कोई हेल्प करते हो, मैं भी ऐसे कुछ लोगों को फ़ोन कॉल्स करता हूँ। लेकिन पहले से माइंडसेट होता है कि भाई हो सकता है कुछ सपोर्ट ही ना करे, क्योंकि मैं भी वो एक्सपीरियंस भोगा हुआ हूँ, मैं भी आप में से उठ के यहाँ पे बैठा हूँ। तो मैं यही बोलूँगा कि बहुत जगह ऐसे है जहाँ पे जो युद्ध कर रहे हैं वो वहाँ पे हम अपने एक ऐसा दायरा है जहाँ हम अकेले हैं। लोग सपोर्ट करेंगे, वो उनकी लिमिटेशंस होंगी, वो आपके लिए ट्विटर पे हैशटैग चला देंगे, लोग फ़ोन पे आपको समझा देंगे, पर एक ऐसी जगह है, एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे आप अकेले हो, क्योंकि कोर्ट भी आपको अकेले जाना है, कटघरे में भी आपको अकेले खड़े होना है, वहाँ पे कोई और दूसरा खड़ा नहीं होगा। तो एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल मत रखिए, आप अकेले कैपेबल हो, आप योद्धा हो सर, योद्धा हो। लास्ट क्वेश्चन सर जी, ये क्वेश्चन अंशुल भाई से है एक लास्ट। भाई ये हमारा तरफ से एक रिक्वेस्ट है, हम कब देख सकते हैं कि ये भुट्टो जरादारी की अकाउंट से मोड़ी है तो मुमकिन की ट्वीट चाहिए हमें, आप कब कर सकते हो तो बता दीजिए। भुट्टो जरादारी वो एक्चुअली अभी क्या है ना, वो पॉसिबल वैसे वो आजकल डांस कर रहे हैं, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। नहीं, वो सब वाला वीडियो फेक था, फेक था। मैं बता दूं वो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि सर अभी क्या है सर, वो जो कह रहे हैं कि अगर आटा है तो पाकिस्तान मुमकिन है, तो वो लोग अभी आटे पे लगे हुए हैं। क्योंकि अगर मैं पाकिस्तान पॉलिसी की बात करूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी या मोदी गवर्नमेंट की वजह से जो पाकिस्तान का आइसोलेशन हुआ है
उसको हम लोग बहुत ज़्यादा अंडरस्टिमेट कर देते हैं। लेकिन आप देखेंगे तो बहुत जगह ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान अभी जो जिस क्राइसिस में है, वहाँ पे ऑलरेडी 3 सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहे हैं, एक पश्तूनिस्तान, एक सिंधु देश, एक बलूचिस्तान, और उनके मूवमेंट्स में आपको सुनने को मिल जाएगा मोदी है तो मुमकिन है। वहाँ पे मोदी जी के फेवर में नारे लगे हैं। और अभी इंडस वाटर ट्रीटी पर ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिस भेजा है। तो वो तो ऐसा देश है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो खुद ही आपस में लड़ मर के खत्म हो जाएगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी पोजीशन पर भी है। देखिए इस सेशन को एंड करेंगे। मैं बस 30 सेकेंड्स ऐड करना चाहती हूँ इसके ऊपर। मोदी है तो मुमकिन है, तो मेरी बस एक ही इच्छा है कि हर भारतीय के लिए POK नहीं हो, और हमारे कश्मीर में हमको शारदा पीठ में जाने का सबको हक हो। बस मैं चाहती हूँ कि 2024 के बाद ये हो जाए। एक शेर से मैं अपने यूट्यूबर्स भाई मेरे बहुत सारे हैं, तो उनको मोटिवेट करने के लिए बस 2 लाइन कह दूंगा, हालांकि आन दो कि जहाजों को जो डुबा दे उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। वो कौन सा आपदा है जो हो नहीं सकता, तेरा जी ना चाहे तो क्या कुछ हो नहीं सकता। एक छोटा सा चीटा पहाड़ों पे जाके घर करे, हम क्या यूट्यूबर साथ मिलकर अपने सपनों को पूरा ना कर सके। और आज जिस तरह से हम लोग ये नारे लगा रहे हैं, नेशनलिस्ट सोशल मीडिया कॉन्क्लेव कर रहे हैं, कॉरिडोर्स महाकाल काशी में जा रहे हैं, उसके लिए नरेंद्र मोदी जी को नमस्कार।